नमस्कार। गुनाहों का देवता पर हमारी इस खास बातचीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे चंदर और सुधा के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा था, विचारों का, भावनाओं का। जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो समाज की जो सीमाएं हैं वो भी दिखने लगी थीं। एक तनाव सा महसूस होने लगा था। हाँ, वो अदृश्य दीवारें। और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जी। खास तौर पे अध्याय 11 से 15 पर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये वो हिस्सा है जहाँ सुधा की शादी की बात पक्की होती है, तैयारियां शुरू होती हैं और चंदर सुधा की कहानी एक बहुत ही, क्या कहूँ, नाजुक मोड़ पर आ जाती है। बिल्कुल सही। एक तरह से ये उपन्यास का भावनात्मक कोर है, उसका दिल कह सकते हैं। यहाँ प्रेम है, त्याग है, सामाजिक दबाव है, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन अध्यायों की परतों को खोलकर समझें। धर्मवीर भारती जी यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इंसानी रिश्तों और समाज की सच्चाइयों को कैसे उन्होंने बुना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस माहौल से। सुधा के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। जी, घर में एकदम चहल पहल, रिश्तेदार आ जा रहे हैं। हाँ, हंसी मजाक, गाने बजाने का शोर, मतलब पूरा एक जश्न का माहौल। बिल्कुल। एक ठेठ भारतीय शादी वाला घर, ढोलक बज रही है, औरतें बन्ना बन्नी गा रही हैं, मतलब बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट, खुशगवार। लेकिन ये जो बाहरी खुशी है, ये जो शोर है, ये चंदर के मन की हालत से कितना अलग है ना? बहुत ज्यादा। एक तीव्र विरोधाभास है। बाहर इतनी रौनक है और चंदर के अंदर उतनी ही उथल पुथल, एक खामोशी। वही चंदर जो सुधा के लिए इतना खास था। घंटों बातें होती थीं, हर छोटी बड़ी बात शेयर होती थी। हाँ, वो उसका बौद्धिक साथी था, भावनात्मक सहारा था। और अब वही चंदर देख रहा है कि सुधा, जिसे शायद वो अपना सब कुछ मान बैठा था, अनजाने में ही सही, वो अब किसी और की हो रही है। कैसा लग रहा होगा उसे? देखिए, ये एक बहुत गहरी और खामोश किस्म की बेचैनी है। ऐसा नहीं कि वो अलग थलग बैठा है। नहीं, वो तो काम में हाथ बटा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सब कर रहा है, जिम्मेदारियां निभा रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, लेकिन उसका मन वहां है ही नहीं। जैसे कोई दर्शक हो। बिल्कुल, जैसे वो अपनी ही जिंदगी का तमाशा देख रहा हो। हर रस्म, हर गीत उसे बस यही याद दिला रहा है कि सुधा अब उससे दूर जा रही है। ये लगातार चुभने वाला एहसास है। इस पर थोड़ा और बात करते हैं। चंदर के अंदर ठीक ठीक चल क्या रहा है? ये सिर्फ दुख है, जलन है, या कुछ और भी है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। सिर्फ दुख या जलन नहीं, उसके अंदर एक भयानक लड़ाई चल रही है, नैतिक और भावनात्मक। कैसी लड़ाई? एक तरफ तो सुधा के लिए वो गहरा लगाव, वो प्यार है जिसे उसने कभी खुलकर कहा नहीं, शायद खुद से भी पूरी तरह माना नहीं। और दूसरी तरफ है उसका अपना बनाया हुआ आदर्शवाद, उसका कर्तव्य बोध और समाज की इज्जत, मर्यादा। उसे लगता है कि सुधा के पिता ने जो भरोसा उस पर किया, बिल्कुल, वो उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। ये बोझ बहुत बड़ा है उस पर। लेकिन वो सुधा से सीधे बात क्यों नहीं कर पाता? क्या चीज उसे रोक रही है? सिर्फ ये कर्तव्य? कर्तव्य तो है ही, पर शायद उससे भी बड़ा कारण है सुधा की वो छवि जो उसने अपने मन में गढ़ ली है। देवी वाली छवि। हाँ बिल्कुल, पवित्रता की मूर्ति। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सुधा जैसी लड़की की खुशी, उसका सम्मान एक अच्छी पारंपरिक शादी में ही है, समाज में ऊंचा रुतबा पाने में है। अच्छा। तो फिर वो अपने इन भावनाओं से, जिन्हें वो शायद खुद भी अधूरा या गलत समझता होगा, सुधा की इस छवि को या उसके भविष्य को वो मैला नहीं करना चाहता। उसे डर है कि सच सामने आया तो सुधा टूट जाएगी या समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर यहाँ उसका प्यार एक तरह से त्याग का रूप ले रहा है, खुद को तकलीफ देने का। हाँ बिल्कुल, ये एक सचेत फैसला है काफी हद तक, हालांकि इसकी जड़ें शायद उसके मन में बहुत गहरी हैं। यहीं पर उसका प्यार एक अजीब, दुखद मोड़ लेता है। जी, वो तय करता है कि सुधा की खुशी ज्यादा जरूरी है, अपनी भावनाओं से भी बढ़कर, या कम से कम वो खुद को यही यकीन दिलाता है। तो वो अपनी पीड़ा को, अपने प्यार को अंदर ही अंदर दबा लेता है। अब उसका प्यार सुधा को पाने की इच्छा नहीं रहा, वो बदल गया है। अब वो सुधा को खुश देखने की एक दर्द भरी इच्छा बन गया है, भले ही वो खुशी किसी और के साथ हो। ये त्याग उसे महान तो दिखाता है। पर क्या ये सच में महान है या सिर्फ एक पलायन? ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी उठाती है। लेकिन क्या सुधा इतनी नासमझ है? उसे चंदर के इस बर्ताव का, इस अंदरूनी कश्मकश का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। नहीं, सुधा बहुत समझदार है, संवेदनशील है। वो चंदर को शायद सबसे बेहतर समझती है। तो उसे महसूस हो रहा है? बिल्कुल, वो महसूस करती है कि चंदर पहले जैसा नहीं है। उसकी बातों में वो गर्म जोशी नहीं रही, आंखों में एक अजीब सी उदासी है।
वो खोला खोया सा रहता है। वो ये भी देखती है कि चंदर शादी की बातों से कतराता है, या जब बात होती भी है तो उसकी खुशी में कुछ बनावटीपन सा लगता है। और इसीलिए वो उससे बार बार पूछती भी है ना? हाँ, ये बहुत मार्मिक हिस्से हैं उपन्यास के। वो जैसे जवाब नहीं चाहती, वो उसके दिल का हाल जानना चाहती है। बिल्कुल। वो कई बार पूछती है, कभी सीधे कभी घुमाकर, चंदर तुम खुश तो हो ना मेरी शादी से, या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? इन सवालों में चिंता है और शायद एक छुपी हुई उम्मीद भी, कि काश चंदर एक बार कह दे कि नहीं, वो खुश नहीं है। काश वो कोई हक जता दे। लेकिन चंदर वो हर बार वही जवाब देता है। हाँ, वही जवाब जो शायद सबसे आसान लगता है, पर सबसे ज्यादा तकलीफदेह भी होता है। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। जी, ये एक वाक्य ये चंदर के चरित्र को और इस रिश्ते की ट्रेजेडी को, दोनों को एक साथ सामने लाता है। कैसे? ऊपर से देखें तो ये त्याग लगता है, महानता लगती है, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये सच से मुंह मोड़ना है। अच्छा? चंदर अपनी भयानक पीड़ा को, अपने प्यार के बोझ को इस एक आदर्शवादी जुमले के पीछे छुपा रहा है। ये ईमानदारी नहीं है, ये प्रेम के नाम पर एक तरह का भावनात्मक समझौता है, खुद से भी धोखा और सुधा से भी। और ये वाक्य उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे तोड़ना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, शादी का दिन। हाँ, घर में शहनाइयां बज रही हैं, मेहमान हैं, रस्में हो रही हैं, जश्न एकदम चरम पर है। लेकिन चंदर के लिए वो शहनाइयां कानों में चुभ रही होंगी। बिल्कुल। उसके आसपास लोग हैं, शोर है, उत्सव है, पर वो एकदम अकेला है, अंदर से बिल्कुल अकेला। उसके दिल में एक गहरा सन्नाटा है। हर रस्म, हर मंत्र। हाँ, पंडित का हर मंत्र, आग के फेरे, सब उसे सुधा से जैसे मीलों दूर फेंक रहे हैं। वो जिस्मानी तौर पे वहां है, पर उसकी रूह कहीं और भटक रही है। और वो पल जब सुधा दुल्हन बनकर मंडप में आती है, लेखक ने उसे बहुत बहुत प्रभावी ढंग से लिखा है। हाँ, वो दृश्य तो जैसे छप जाता है दिमाग में। सुधा लाल जोड़े में, गहनों में लदी हुई, शायद थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई सी दुल्हन बनी मंडप में बैठी है। और चंदर जो शायद थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा है। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू जिन्हें वो शायद सबसे छुपाना चाहता था, पर रोक नहीं पाया। वो उसकी बेबसी है, उसके टूटे हुए सपने हैं, उसके खामोश प्यार का शायद आखिरी इजहार है। इस दृश्य का असली महत्व क्या है? क्यों ये इतना भावुक और निर्णायक पल माना जाता है? क्योंकि इसी पल में कहानी के सारे जो अंदरूनी टकराव हैं, सारे द्वंद्व, वो आकर एक जगह मिल जाते हैं। अच्छा। एक तरफ चंदर का वो गहरा, सच्चा लेकिन अनकहा और अब नामुमकिन हो चुका प्यार है, और दूसरी तरफ समाज की वो कठोर सच्चाई है, जिसका प्रतीक वो शादी का मंडप है। मंडप मतलब सामाजिक स्वीकृति। हाँ, सामाजिक स्वीकृति, परंपरा, जो सही रास्ता माना जाता है, उसका प्रतीक। और चंदर के आंसू वो स्वीकृति को पाने की कीमत है, जो इंसान की अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं को चुकानी पड़ती है। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी है और सामाजिक व्यवस्था की जीत। बहुत दर्दनाक चित्रण है ये। तो अगर हम इन अध्यायों का सार निकालें, मुख्य विषयों को देखें, तो प्रेम के बारे में क्या समझ आता है यहाँ? शायद सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि प्रेम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या चाहते हैं। मतलब ये कि प्रेम हमेशा मिलन में या साथ रहने में ही पूरा नहीं होता। कभी कभी किसी दूसरे की खुशी के लिए, या जिसे हम दूसरे की खुशी समझ लेते हैं, उसके लिए खुद को पीछे कर लेना, अपनी गहरी भावनाओं को दबा देना, इसे भी प्रेम का एक रूप माना जा सकता है। भले ही वो बहुत दर्दनाक हो। हाँ, भले ही वो बेहद पीड़ा देने वाला और शायद गलत समझा गया रूप हो। चंदर का प्यार इसी त्याग वाले, खुद को तकलीफ देने वाले रूप में सामने आता है। और ये जो संघर्ष है, व्यक्तिगत इच्छाएं बनाम सामाजिक मर्यादा, भारती जी से कैसे दिखाते हैं? भारती जी बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि कैसे समाज के नियम, परंपराएं, लोग क्या कहेंगे का डर, परिवार की इज्जत, ये सब चीजें इंसान की जो स्वाभाविक भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन पर हावी हो जाती हैं। चंदर और सुधा दोनों ही इसके शिकार बनते हैं। हाँ, दोनों बनते हैं, अपने अपने तरीके से। चंदर अपनी भावनाओं को दबाता है क्योंकि उसे लगता है सामाजिक रूप से यही सही है, यही सम्मानजनक है। और सुधा शायद अपनी उलझन के बावजूद, अपनी भावनाओं के बावजूद, वो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाने की हिम्मत या शायद इच्छा नहीं जुटा पाती। वो उस धारा के साथ बह जाती है जो समाज ने उसके लिए तय कर दी है। तो फिर इन अध्यायों से सच्चे प्रेम की क्या परिभाषा मिलती है? क्या ये सिर्फ पानी की चाहत है, या फिर जैसा चंदर कर रहा है,
दूसरे की सामाजिक खुशी में ही अपनी खुशी मान लेना। ये बहुत अहम सवाल है और उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, पाठक के मन में छोड़ देता है। क्या चंदर का त्याग सच में प्रेम की ऊंचाई है, उसकी महानता है, या फिर ये अपनी भावनाओं का सामना करने से बचने का तरीका है, एक तरह का इमोशनल एस्केपिज्म? क्या दूसरे के लिए समाज वाली खुशी पक्की करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज दबा देना ही सच्चा प्यार है? बिल्कुल। उपन्यास दिखाता है कि प्रेम और त्याग के मायने कितने उलझे हुए हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। चंदर का रास्ता महान लग सकता है, पर क्या वो सही है, ये बहस का मुद्दा है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने गुनाहों का देवता के अध्याय 11 से 15 को गहराई से देखा। जी। हमने सुधा की शादी की तैयारियों के माहौल से लेकर उस मार्मिक शादी के पल तक का सफर तय किया और देखा कि कैसे चंदर और सुधा का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से उनका बिछड़ना तैसा हो गया, एक दर्दनाक शुरुआत। निश्चित रूप से हमने देखा कि बाहर के शोर के बीच चंदर का अंदरूनी संघर्ष कैसे बढ़ता गया, कैसे उसका आदर्शवादी प्यार त्याग और आत्मपीड़ा में बदल गया, और कैसे आखिरकार सामाजिक रीतियां व्यक्तिगत भावनाओं पर हावी होती दिखीं। वो मंडप का दृश्य, सुधा का दुल्हन बनना, चंदर के आंसू और वो वाक्य, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। हाँ, ये सब इस कहानी के वो मोड़ हैं जो आगे आने वाली ट्रेजेडी की तरफ इशारा करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि शादी के बाद सुधा और चंदर की जिंदगियों में क्या बदलाव आते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये दूरी कम होती है या खाई और गहरी हो जाती है? कहानी किस तरफ जाती है? हाँ, कहानी का अगला पड़ाव और भी जटिल होने वाला है, भावनात्मक रूप से और भी चुनौतीपूर्ण। लेकिन आज की बात खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जो सवाल या अध्याय उठाते हैं, क्या समाज की तय की हुई खुशी के लिए या किसी को चोट न पहुंचाने के नाम पर अपनी सच्ची भावनाओं का गला घोट देना, क्या ये वाकई प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, या फिर ये अनकहे दुखों, गलतफहमियों और एक लंबी धीमी त्रासदी की अनजाने में रखी गई नींव है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।